ओरिजिनली हम बताएं तो बाबर है, जो बाबर सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था, जो कि आज के अफ़गानिस्तान के साइड में उसका किंगडम था। तो बाबर के पिता ने राजा किसको बनाया था? बाबर को। पर जो बाबर के भाई वगैरह थे, उन्होंने उस बाबर की पिताजी की मृत्यु के बाद उस राज्य को अपने कब्जे में कर लिया और बाबर को उस राज्य से निष्कासित कर दिया, मतलब उसे राज्य से निकाल दिया। तो बाबर के जो सच्चे टुकड़ी थी, जो सच्चे उसके अधिकारी थे, वो उसके साथ थे। तो बाबर ने धीरे धीरे पैसा कमाना, मतलब पैसों की लूट करना चालू करी थी, जो कि उसे आज के पंजाब से ज़्यादातर लूट किया करता था, जिससे वह खुद की एक दूसरी सेना बनाए और फिर से उस किंगडम को बना सके। पर वो किंगडम द्वारा उसने बनाया ही नहीं, क्योंकि उसका डाइवर्ट हो गया था माइंड, किसके लिए? इंडिया को कॉन्क्वर करने के लिए। तो बाबर ने पंजाब के जो राजा हैं दौलत खान लोधी, उसके राज्य में अक्सर लूटा-पाट किया जाया करता था और इतना लूटता था कि एक बार में वह करीब 9 गाड़ियाँ भर के ले जाया करता था, अच्छे से सोने हीरे जवाहर से, हर बार की लूट में। तो इससे दौलत खान लोधी को बहुत नुकसान होता था। और दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार था। तो इब्राहिम लोधी, जिसका भारत के दिल्ली की उसकी कैपिटल थी और भारत का राजा माना जाता था इब्राहिम लोधी, तब भारत में इब्राहिम लोधी का शासन था, जो कि उसे 1517 एडी में प्राप्त हुआ था। तो दौलत खान लोधी के मन में था कि मैं एक तीर से 2 निशाने करता हूँ। मैं बाबर को इनवाइट करता हूँ अपने पास और उससे कहता हूँ कि भाई पंजाब में क्यों लूट कर रहा है, मैं पंजाब के रास्ते से तुम्हें डायरेक्ट दिल्ली पहुँचा दूँगा और दिल्ली से तुम जितना लूट चाहे उतना लूट लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लूटने के बाद उस जो दिल्ली है, दिल्ली खोखली हो जाएगी और मैं दिल्ली पे मेरा शासन हो जाएगा और इब्राहिम लोधी को हम दोनों मिलके मार देंगे। बट बाबर ने इस चीज़ का वादा कर दिया था, ठीक है मैं आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ अपनी टुकड़ी भेजूँगा, अब तुम्हारे साथ ही मैं युद्ध करूँगा इब्राहिम लोधी के ख़िलाफ़ और उसे लूट के मैं चला जाऊँगा और तुम्हारा शासन हो जाएगा। बट बाबर था धोखेबाज आदमी। बाबर ने क्या किया? दौलत खान लोधी को धोखा दे दिया। वो टुकड़ी के साथ तो आया था और दौलत खान लोधी को लगा वह तो मेरे साथ गप्पे लड़ाने आ रहा है, जो कि मैंने उसे इनवाइट किया है, बट नहीं। दौलत खान लोधी को उसने धोखा देते हुए उसी के गले में तलवार रख दी और उसकी जितनी भी टुकड़ियाँ थी सभी का विनाश कर दिया और पूरे पंजाब को अपने अंडर में ले लिया। फिर दौलत खान लोधी से पूछा कि क्या तुम मुझे राजा स्वीकार करते हो पंजाब का? दौलत खान लोधी ने साफ साफ इनकार कर दिया और मना कर दिया कि मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा, तुमने जीता नहीं, मुझसे धोखे से हथियाया है। तो उसने कुछ नहीं किया, उसे सीधे जेल में, जो कि कारावास में डलवा दिया था। तो उसने जो पंजाब की जो सेना थी बची खुची, उससे यानी अपनी टुकड़ियाँ शामिल करी और बहुत अच्छी खासी सेना बना ली थी। और जो सेंट्रल एशिया से चाइना के कुछ लोग व्यापार किया करते थे, उस व्यापार में चाइना में जो गन पाउडर होता है उसका आविष्कार हो चुका था। तो उससे जो बनने वाली तोपें और जितनी भी बंदूकें थीं उनका आविष्कार हो चुका था, जो कि भारत में नहीं पहुंचा था। तो उनसे रूबरू हो चुका था कौन? बाबर। तो बाबर उन्हीं सेंट्रल एशिया के जो व्यापारी थे, जो इन चीज़ों का व्यापार करते थे, उनसे बाबर ने ये तोपें वगैरह सब खरीदी थी। तो वह सेना में भले कमज़ोर हो, पर वह जो रक्षा के सूत्र थे उसके, जो कि उसकी तोपें थीं, जो कि उसके गन पाउडर की जो मशीनें थीं और भी जितनी भी उसकी
बंदूकें वगैरह थीं, उन सभी से वो लैस था पूरा। तो बाबर ने सीधा अटैक कर दिया इब्राहिम लोदी के पास, और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी बहुत ज़्यादा थी। तो उसने दिमाग लगाया, अगर मैं खुले मैदान में लड़ता हूँ, भले मेरे पास तोपें हैं, भले मेरे पास टेक्निक है, भले मेरे पास घुड़सवार वाले एक अच्छे योद्धा हैं, बट अगर मेरे को इब्राहिम लोदी की जो सेना है उसने चारों तरफ से घेर लिया, घेराबंदी कर ली खुले मैदान में, तो बाबर का ज़िंदा बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो उसने एक टेक्निक लगाई और ऐसा जगह पे युद्ध करने का सोचा जहाँ पे दोनों साइड पे बस अकेले सामने से वार किया जा सके, दोनों साइड से नेचुरल डिफेंस हो। उसने ऐसा ढूंढ भी लिया जो कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर का इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो पानीपत में ऐसा था कि एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, पहाड़ थे, और एक तरफ था नाला जिसमें बहुत तेज़ पानी बह रहा था। तो ना उधर से कोई अटैक कर सकता था लेफ़्ट से, ना कोई राइट से अटैक कर सकता, केवल फ्रंट से अटैक कर सकते थे। दूसरा उसने टेक्निक लगाई थी कि उसने जगह जगह पे गड्ढे कर दिए थे, जिससे अगर रश करके इब्राहिम लोदी की जो सेना है उन पे चढ़े तो वो एकदम बैलेंस नहीं बना पाए, वो एकदम जो होता नहीं है फ्लो में नहीं आ पाए। उन फ्लो को बिगाड़ने के लिए उसने जगह जगह पे गड्ढे करके रखे थे। और जो तोपें थीं अपनी सेना के सबसे आगे लगा दी गई थी। उन तोपों से वह सीधे इब्राहिम लोदी की जो कि सेना थी उस पर हमला किया करता था। और तोपों की जगह जगह जहाँ पे गैप बचता था उधर उधर पे उसने वह एक जो वो चलाते थे भैंस की, वो बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी में जो पीछे की गाड़ी लगती थी बिना बैल की, वह जगह जगह रखवा दी थी, जिससे उसे रेजिस्टेंस मिल सके कि उन्हें एकदम फ्लो नहीं मिल पाए। वही फ्लो बिगाड़ना चाहता था उनका। उसे साइड से भी सपोर्ट मिल गया था, दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, और आगे से भी उसे रेजिस्टेंस मिल रहा था कि एक सार में कोई भी उस पर हमला नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे अटैक करते रहे, इब्राहिम लोदी करते रहे, सुई वो करते रहे। और तीसरी टेक्निक उसने ये लगाई थी कि बाबर ने ऐसे घुड़सवार रखे थे जो कि जितनी भी तीर कमान होते हैं उससे लैस थे, और तीर कमान से वो इन पर हमला तो कर देते थे, हमला करने के बाद जख्मी कर देते थे इब्राहिम लोदी की जितनी भी सेना है, और उन्हें जख्मी करने के बाद तुरंत भाग जाते थे जब इब्राहिम लोदी की पलटवार करती थी सेना। तो इससे उनकी सेना जख्मी ज़्यादा होती आ रही थी, उससे बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होता जा रहा था। इसके चलते चलते युद्ध मात्र केवल 3 घंटे चला। ये बताया जाता है, क्लियर तो टाइम नहीं है पर टाइम बताया जाता है कि सूरज एकदम सिर के ऊपर, जो कि तीर के अपन कहते हैं भाला के ऊपर सूरज आ जाता है, उतना समय हो गया था, जो कि 12 से 1 बजे तक उनका विनाश हो चुका था इब्राहिम लोदी की सेना का। तो एक टुकड़ी गई थी उसकी इब्राहिम लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी ने गाइड करी थी, और इब्राहिम लोदी एक कट्टर मुसलमान था जो कि सुनता ही नहीं था किसी की। उसकी जो सेनापति वाले थे उन्होंने कहा कि हम वापस चलते हैं पीछे और कुछ नहीं करते, हम इसकी टेक्निक को समझेंगे फिर दोबारा रश करते हैं। उसने कहा आज तो इब्राहिम लोदी ज़िंदा रहेगा, नहीं तो बाबर। और यही हुआ, इब्राहिम लोदी को मार दिया गया। फिर जब बाबर ने पूरे इब्राहिम लोदी की जो सल्तनत थी उसको अपने अंडर कर लिया, तो पंजाब भी उसका, दिल्ली की सल्तनत भी उसकी, और आगे के जितने भी थे हिस्से थे सब के सब उसी के अंडर में आ गए थे। फिर क्या था, फिर धीरे धीरे उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ तो उसने जंग जीत ली थी, अब उसे और भी आगे जीतना था। तो जो कि राजपूत थे, तो उसने राजपूत जो मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, इनके खिलाफ युद्ध करने का विचार बनाया।
तो जब ये विचार अपनी सेना को बताते हैं, सेनापतियों को बताते हैं, अपने मंत्री को बताते हैं, उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि बाबर की सेना की एक टुकड़ी पहले ही राजपूतों से भिड़ चुकी थी और उन्हें पता था कि राजपूत मर जाता है पर बिना जिंदा छोड़े कभी नहीं छोड़ता, उन्हें मार के ही मानता है उन्हें। तो उन्होंने राजपूतों की तलवार चलाने की टेक्निक भी देख रखी थी, जो घुड़सवार थे उनके वो भी देख सके थे, और उनकी जो तलवार चलाने की कला थी वह एक अलग तरीके की कला थी जो बाबर की सेना को नहीं आती थी। भले बाबर की सेना पूरी तोपों से लैस थी, पर जो राजपूत की सेना थी युद्ध तीर कमान तलवार और भाले के दम पे जीत सकती थी। इसी डर से वह वापस अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया जाने का विचार करने लगे और उससे मना करने लगे कि आपने हमसे केवल लूटपाट के लिए बुलाया था, आप तो इंडिया कॉन्कर करने की कह रहे हो, पूरे भारत को कॉन्कर करने की कह रहे हो। तो मना कर दिया। तो इधर पे जे बाबर था वो थोड़ा बहुत दुखी हो गया, तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसने पॉलिटिकल मतलब जो रिलीजियस पॉलिटिकल इसने इस्तेमाल किया था। एक कहेंगे अपन जातिवाद का मुद्दा उठा दिया था। उसने कहा कि अपनी पूरी सेनापति को बुलाता है, पूरी सेना को बुलाता है और स्टेज पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज तक अभी हम अपने जो भाई थे मुसलमानों के खिलाफ़ जंग लड़ते रहे हैं, हमने बहुत मुसलमानों को मारा, उनकी सल्तनत को भी हत्याया है, उनको भी लूटा है। आज पहली बार हम किसी राजपूत के खिलाफ़ जंग लड़ने वाले हैं और तुम मुझे मना करते हो। वह ये सब पूरा एनर्जेटिक फॉर्म में कहता है। तो सेना उसको अच्छे से सुनती है, तो सेना को थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ हमें युद्ध करना तो चाहिए। फिर कहता है कि इस्लाम में यह बताया जाता है कि दारू मदिरा यह बहुत बुरी होती है। तो वो बोलता है कि मैं आज से ना किसी दारू को हाथ लगाऊंगा और मदिरा को छूँगा नहीं। और वह मदिरा से भरा हुआ एक कांच का गिलास उन्हीं सेनापति सेना के आगे फोड़ देता है और कसम लेता है कि मैं आज के बाद मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा और पीऊँगा नहीं, और इस्लाम का मैं पूरा दिल से मानूंगा। और कहता है कि मेरे को मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर हम युद्ध में मारे भी गए राजपूतों के खिलाफ़ तो हमें जन्नत प्राप्त होगी, उधर की हमें हूरें मिलेंगी, जो कि उधर की हूरें होती हैं, जो कि उधर की अप्सराएं होती हैं जिसे हम कह सकते हैं। और अगर हम जीतते हैं तो हमारा पूरा का पूरा भारत हमारा होगा, हम जितना लूट सकेंगे उतना लूटेंगे और पूरे भारत को हम कॉन्कर कर सकते हैं इजीली। तो ऐसा ही किया। तो फिर बाबर की सेना बिल्कुल तैयार हो गई थी, एकदम एनर्जेटिक हो गई थी, हाँ पूरा बाबर का पूरा कमांड मान रही थी। तो बाबर की सेना तैयार थी। तो जो टेक्निक उसने दौलत खान लोदी को हराने में लगाई थी, सेम टेक्निक उसने राजपूतों के खिलाफ़ लगाई। बट राजपूत तो होते ही हैं जोशीले। तो जब उसने राजपूत की सेना के खिलाफ़ लगाया तो राजपूत की सेना के आगे ज़्यादातर हाथियाँ हुआ करते थे। तो उसने दिमाग लगाया बाबर ने कि यहाँ पे तो खुला मैदान नहीं है, ना मेरे को लेफ़्ट से मिल सकेगा ना राइट से मिल सकेगा सपोर्ट, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। और तो दोनों की जो सेना बल था दोनों का बराबर था, क्योंकि दौलत खान लोदी के बाद उसकी सेना थोड़ी बहुत बड़ी थी, पर जब दिल्ली उसने कॉन्क्वर कर ली तो उसकी सेना का जो बल था बहुत ज़्यादा हो गया था, जो कि राणा सांगा के बल के बराबर था, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब उनका युद्ध चल रहा था, युद्ध की जो उसने टेक्निक लगाई थी कि जगह जगह गड्ढे कर देता हूँ, तो उसने उधर पे आगे ही आगे किया था, क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड से उसे सपोर्ट मिल रहा था। पर
जब राजपूत के खिलाफ चल रहा था उसका युद्ध, तो उसने लेफ्ट साइड में भी ड्रेंचेस खुदवाई थी, जिसे अपन गड्ढे कहते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड खुदवाई थी। सेम टेक्निक यूज़ करी थी, तोपें और जो बैलगाड़ी होती है, खाली बैलगाड़ी, उनका इस्तेमाल किया था रेजिस्टेंस के लिए। बट उसने एक दिमाग लगाया कि जो राजपूत थे वो तो हाथियों का इस्तेमाल करते और हाथी बहुत ज़्यादा विध्वंस करते। अगर कोई हाथी की सनक गई, वो तो पूरी सेना की टुकड़ी नष्ट कर देता है। तो उसने सीधा का सीधा हाथियों पे ही निशाना दागना चालू किया, और हाथियों पे जैसे ही तोपें के निशाने बने और गोले के गोले उन पे बरसने लगे, तो हाथी उधरी से एकदम हलचल सी मच गई हाथियों में। तो हाथी राणा सांगा के जितने भी टुकड़ियाँ थीं आगे की, उनको खुद ही नष्ट करने लगे। तो युद्ध ऐसे ही चलता रहा। और दूसरी टेक्निक वही इस्तेमाल करते हैं कि राणा सांगा की जब उन्हें मारने के लिए जाती थी तो घुड़सवार भाग जाते थे जोखिम करने के बाद। पर ये सब चलता रहा यही आधे एक घंटे तक। तो राणा सांगा को समझ में आ गया था हम ऐसे तो नहीं जीत सकते। तो उन्होंने खुद अपनी एक टुकड़ी को लीड किया और उस पर ज़ोरदार हमला एक साथ में किया। तो वो ज़ोरदार हमला ऐसा हुआ कि जो इब्राहिम लोदी भी पार नहीं कर पाया था, उसकी रेजिस्टेंस की जो उसने ड्रेंचेस खुदवाई थी, उसे पार करते हुए तोपों के आगे से बढ़ते हुए सेना तक पहुंच गए थे। अब सेना में मुठभेड़ चालू हुई थी। तो मुठभेड़ में दोनों का जो युद्ध चालू हो गया था। और इब्राहिम लोदी नहीं, बाबर। जो बाबर था वह बहुत चालू किस्म का आदमी था, धोखेबाज भी था, जो कि आप समझ ही चुके हो। तो जो बाबर था, बाबर ने सोचा कि मैं जब सेना को मारूंगा तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं इनके मंत्री मारता हूँ, इनके अधिकारियों को मार देता हूँ, जिससे सेना का मनोबल टूट जाए। तो उसने कुछ नहीं किया, अपनी सेना को आदेश दे दिया जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, सेनापति हैं, उनको मारना चालू करो, जिससे सेना का बल टूटे। और सेम ऐसा ही हो रहा था। पर युद्ध जब मुठभेड़ की आती है तो बाबर की सेना एक कदम पीछे ही हो जाती है। तो उधर पे चलता रहा युद्ध, जिसमें राजपूतों के कई अधिकारी मरते हैं, सेम बाबर के भी मरते हैं। तो युद्ध बिल्कुल बराबरी पे ही था, युद्ध पूरा बराबरी पे आ चुका था। शुरुआत में बाबर ने ज़रूर लीड कर ली थी, पर जब मुठभेड़ की बात आई तो फिर दोनों में टुकड़ियाँ बराबर हो गई थी, दोनों का सेना बल बराबर ही हो गया था। तो जब इतना हो गया था तो जो राजपूत के राजा थे, जो कि प्रिंस थे, राणा सांगा, उन्होंने कहा बाबर से कि तुम थोड़ी देर के लिए इस युद्ध को रोक दो, जिससे हम जो हमारे माननीय अधिकारी हैं, माननीय सेनापति हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्हों हमारा युद्ध में मारे गए हैं, उनका हम जो मृत शरीर है उसे हम अपनी संतलत में पहुंचा सकें और उनका रीति रिवाज से उनका वो कर सकें, जो जलाया जाता है, जो रिलीजियस में होता है, वो सब कर सकें आराम से, बस उनके सबको पहुंचाने दो। तो बाबर ने भी हाँ कर दिया था कि ठीक है, तुम ले जा सकते हो, तब तक हम भी युद्ध नहीं करेंगे और तुम भी युद्ध मत करना जब तक आप ये सब करोगे। तो बाबर को समझ में तो आ गया था, अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरा हारना निश्चित है। तो जब राजपूतों की जो सेना थी उनके शवों को उठा के वापस जा रही थी, तो उठा के जब वापस जा रही थी तो जाते जाते तो उसने अपनी सेना को, बाबर ने उसी समय कह दिया कि जितने भी सैनिक हैं जो उठा रहे हैं इन्हें, सीधे उन पे तीर साधो और उन पर तोपें दाग दो, जिससे पूरी नष्ट हो जाए। तो जो आधी से ज़्यादा टुकड़ी थी, मतलब जो सेना बल था उसका, जो अपने माननीय जितनी भी सेनापति वगैरह थे उनका मृत शरीर ले जा रहे थे, उनके ऊपर से जितने भी वो थे गोला बारूद सब बरसाना चालू कर दिया, उन पर तीर चालू कर दिया, उन पर पलटवार पीठ पे हमला करना चालू कर दिया था। और वो युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थे, क्योंकि बाबर ने वचन दिया था। पर बाबर यहाँ पे भी धोखा देता है। बाबर जैसा धोखेबाज मैंने अभी तक देखा नहीं।
जो अपनी बात पर अटल नहीं रहता। और ऐसे ही करके उसकी जो राणा सांगा की जो आधी से ज़्यादा सेना थी वो पूरी नष्ट कर देता है इसी में। तब भी फिर पलटवार करते हैं राणा सांगा के जितने भी बचे कुचे सैनिक थे और खुद राणा सांगा, तो उन पर पलटवार तो करने लगते हैं। पर जब जैसे ही बाबर का एक सेना का तीर जाके राणा सांगा के हृदय में जाके एकदम चीर देता है, तो उसी समय वह घायल हो जाते हैं। तो घायल होने के बाद उनका जो सेना का था वो मनोबल टूट जाता है। तो फिर आधे से ज़्यादा जितने भी होते हैं सब मारे जाते हैं, जो बचते हैं वो चले जाते हैं और वह वहीं घायल मृत शरीर में डले रहते हैं। तो यह बाबर का जो तरीका था, इसी से वह धोखा दे दे के जो अपनी बात पर अटल ना रह के उसने आगे तक कॉन्क्वेस्ट करता रहा और इंडिया का आधे से ज़्यादा कॉन्क्वर कर भी लिया था उसने। वह दोनों टेक्निक इस्तेमाल करता था, एक तो उसके पास जो कि सेंट्रल एशिया से लाए हुए हथियार थे उनका बल, और दूसरा धोखा दे के अपनी बात पे ना रहना। वह इनके चलते उसने इंडिया का आधे से ज़्यादा हिस्सा कॉन्क्वायर कर लिया था। तो उसने नॉर्थ इंडिया से कोई भी ऐसा बड़ा राजपूत बड़ा कोई भी राजा छोड़ा नहीं था, केवल साउथ में ही बचे थे जितने भी बड़े राजा थे। तो धीरे कर के उसने सभी जो नॉर्थ साइड के राजा थे उनको ख़त्म कर दिया, या फिर उन्हें अपना गुलाम बना लिया, या फिर उन्हें कारावास में डाल दिया। एक तरीके से उनके राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। तो यह था बाबर का काला सच। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए।